तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है अ पॉइंट सोर्स ऑफ हीट ऑफ पावर P is placed at the center of a thin spherical shell of mean radius r। तो यहाँ आप शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो है सेंटर है किसका, थिन स्फेरिकल शेल का। थिन स्फेरिकल शेल हमारे पास है जिसका थिकनेस काफी कम है और एक शेल है ऑफ मीन रेडियस r। मीन रेडियस जो है इसका कैपिटल R के बराबर दिया हुआ है और उसके सेंटर पर एक हीट का सोर्स है जिसकी पावर P के बराबर है, वो रखा हुआ है। The shell has thermal conductivity K. Calculate the thickness of the shell if the temperature difference between the outer and the inner surfaces of the shell in steady state is T। तो यदि उसके इनर और आउटर सरफेसेस के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस T के बराबर होता है एट स्टेडी स्टेट, तो आपको कैलकुलेट करना है कि उस स्फेरिकल शेल की थिकनेस कितनी होगी। तो चलिए सवाल को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहां हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है लाइक दिस, थिन स्फेरिकल शेल है लाइक दिस, और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो R के बराबर है। थर्मल कंडक्टिविटी R के बराबर है, थर्मल कंडक्टिविटी K के बराबर है, और इसका जो मीन रेडियस है R के बराबर है। ये इसका मीन रेडियस R हो गया। यहाँ पर एक हीट सोर्स रखा है जिसका पावर जो है P के बराबर है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K के बराबर आपको दिया हुआ है। अब मान लेता हूं कि यहाँ का टेम्परेचर स्टेडी स्टेट में T1 के बराबर हो चुका है, यहाँ का टेम्परेचर स्टेडी स्टेट में T2 के बराबर हो चुका है, और T1 यहाँ पर ज्यादा मान लेता हूँ T2 से, T1 जो है ज्यादा है T2 से स्टेडी स्टेट में, और हीट का फ्लो जो है इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है हो रहा है। देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ से हीट जो है पॉइंट सोर्स से हीट निकलेगा बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से लाइक दिस, और ये जो हीट है ये हीट यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, हीट जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही होगी और ऐसे रेडियस के अलोंग जो है ये बाहर की तरफ फ्लो हो जा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हीट का फ्लो है वो रेडियल डायरेक्शन में यहां पर होने वाला है इस थिन स्फेरिकल शेल के। थिन स्फेरिकल शेल के रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हीट का फ्लो होने वाला है। तो स्टेडी स्टेट पे मैं कह सकता हूं कि जितना हीट का फ्लो यहां से बाहर हो रहा है उतना ही हीट का फ्लो हर एक छोटे छोटे पार्ट से हो रहा है। यही स्टेडी स्टेट का मतलब होता है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से यदि मैं बात करूं हीट के फ्लो की, तो हीट का फ्लो जो है बिल्कुल बराबर रेट से हो रहा है। तो यहां से जो हीट का फ्लो है बेटा वो P रेट से हो रहा है, और इस शेल के थ्रू जो हीट का फ्लो है वो मैं बता सकता हूं कैसे, K इंटू A, एरिया इसका कितना है। अब देखिए यदि ये थिन शेल यहां पर नहीं बताया जाता तो हम क्या करते, एक एलिमेंट यहां पर लेते और उस एलिमेंट के थ्रू पास होने वाला जो हीट करंट है वो कैलकुलेट करते। लेकिन यहाँ सवाल में आपको इंसिस्ट किया है कि इसका जो शेल का थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मैं इसकी मीन रेडियस से इसका एरिया निकाल सकता हूँ। इस पूरे शेल का जो एरिया है वो 4 पाई R स्क्वायर के बराबर होगा। Ka डेल्टा T, टेम्परेचर में डिफरेंस T1 माइनस T2 जो किसके बराबर है, T के बराबर है, डिवाइडेड बाय L, यानी कितनी लेंथ के थ्रू ये हीट फ्लो हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी थिकनेस के बराबर जो है लेंथ है, यहाँ से हीट का फ्लो हो रहा है, तो मैं थिकनेस मान लेता हूँ इसका T के बराबर है। तो आप यहाँ से T की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 पाई K R स्क्वायर इंटू T डिवाइडेड बाय P। तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है 4 पाई K R स्क्वायर T, 4 पाई K R स्क्वायर T डिवाइड बाय P के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हमें मिल जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स, और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे, और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहाँ पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड, और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है
कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है? 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप एनकेसी सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं। और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेईई मेन 2022 के लिए। ये जेईई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेईई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। और थ्योरी और एमसीक्यू जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे और एमसीक्यूज और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेईई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है और ये 23 जनवरी को होगा और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो कम्पीट कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद। और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है, जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं जेईई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक। तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। A 2 meter long wire of resistance 4 ohm and diameter 0.64 millimeter is coated with insulation of thickness 0.06 millimeter. When a current of 5 ampere flows through the wire, find the temperature difference across the insulation in steady state if K is equals to this much calorie per centimeter per degree Celsius per second के बराबर दिया है। चलिए सवाल में जो हमें दिया है सिस्टम, उस सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक वायर है लाइक दिस, ये वायर है और इस वायर में कहा गया है कि करंट फ्लो होता है और करंट कितना है बेटा, 5 एम्पियर के बराबर करंट 4 ओम रेजिस्टर से फ्लो होता है। तो करंट यदि यहाँ पे फ्लो होगा तो मैं कह सकता हूं ये पावर जो है जनरेट कर रहा होगा किसके बराबर, I स्क्वायर R के बराबर। इतना पावर ये जनरेट कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो यहां से पावर को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं 5 का स्क्वायर इंटू R। R कितना है आपके पास, 5 के बराबर ही है, R है 4 के बराबर। सो 25 इंटू 4 आपको मिल जाता है कितना, 100 के बराबर। सो 100 वॉट की जो पावर है यहां से फ्लो हो रही है, इस वायर की लेंथ के अलॉन्ग फ्लो हो रही है। और ये जो पावर है बेटा, ये पावर इस तरीके से डिसिपेट भी हो रही है। ये जो पावर है इस तरीके से डिसिपेट भी हो रही है, इस तरीके से डिसिपेट हो रही है। समझ में आई बात? इस तरीके से डिसिपेट हो रही है, हर डायरेक्शन में डिसिपेट हो रही है।
हर डायरेक्शन में डिसिपेट हो रही है, हर डायरेक्शन में डिसिपेट हो रही है। यदि आप यहाँ से इसको देखें, यदि आप इसको यहाँ से देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है कि हीट जो है ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है बाहर की तरफ, ठीक है। करंट जो है इसमें अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ से देखने पर, इस तरफ देखने पर रॉड में हमें ऐसा दिखने वाला है कि हीट जो है, जो एनर्जी जो है बाहर की तरफ निकल रही है। अब सवाल में दिया है कि इस वायर के चारों तरफ एक इंसुलेटेड मटेरियल की कोटिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल की कोटिंग यहाँ पर हम लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये इंसुलेटेड मटेरियल की कोटिंग हमने यहाँ पर लगा दी है लाइक दिस। ये रहा साहब आपका इंसुलेटेड मटेरियल की कोटिंग। और इस इंसुलेटेड मटेरियल की कोटिंग के लिए बताया गया है कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस कितना कितना है, देख सकते हैं। तो भैया डायमीटर जो है इस वायर का वो 0.64 है, तो रेडियस के बारे में कह सकता हूं 0.32 मिलीमीटर इसका रेडियस है। तो इस वायर का जो रेडियस है बेटा वो है आपके पास 0.32 मिलीमीटर, और साथ में दिया है कि इसका इंसुलेशन का थिकनेस 0.06 मिलीमीटर है, यानी कि ये थिकनेस 0.06 मिलीमीटर है। तो मैं ये बता सकता हूं 0.06 मिलीमीटर है ये वाली डिस्टेंस। इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 0.16 इंटू 10⁻² है। इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 0.16 इंटू 10⁻², और ये कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस सेकंड में दिया हुआ है। कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस और सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है के की वैल्यू। तो हमसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस इस इंसुलेशन के अक्रॉस कितना होने वाला है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर लेट्स से T के बराबर है, T1 के बराबर है, और बाहर का टेम्परेचर T2 के बराबर है। तो आपसे T1 माइनस T2 की वैल्यू पूछी जा रही है, T1 माइनस T2 की वैल्यू पूछी आपसे जा रही है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें यह मालूम होना चाहिए, यदि आपके पास एक सिलेंडर है, आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर से जो हीट का फ्लो होता है वो फॉर्मूला कितना होता है। तो यहां पे मैं सबसे पहले कैलकुलेट करने वाला हूं हीट करंट थ्रू हॉलो सिलेंडर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और बिकॉज इसका प्री रिक्विजिट ये है विच मेक्स दिस क्वेश्चन लिटिल बिट ऑन द हार्डर साइड, ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है। तो यहां पे देखिए एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है लाइक दिस, और इस हॉलो सिलेंडर में जो मटेरियल है वो इस वाले पार्ट में फिल्ड है, इस वाले पार्ट में जो है वो मटेरियल फिल्ड है, और अंदर वाला जो पार्ट है वो खोखला है, यानी यहाँ पे मटेरियल नहीं है। इसका जो इनर रेडियस है मैं मान लेता हूँ R1 के बराबर है, और इसका जो आउटर रेडियस है वो मान लेता हूँ R2 के बराबर है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है K के बराबर है, थर्मल कंडक्टिविटी K के बराबर है। अब अंदर वाले पार्ट का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, लेट्स से T1 के बराबर, बाहर वाले पार्ट का टेम्परेचर जो है T2 के बराबर है। तो हम ये जानते हैं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है हीट का फ्लो होने वाला है। तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है हीट का फ्लो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ हीट का फ्लो जो है आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। इनर से आउटर सरफेस की तरफ हीट का फ्लो होगा, इनर से आउटर सरफेस की तरफ, इनर से आउटर सरफेस की तरफ हीट का फ्लो जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, तो हीट अंदर वाले सिलेंडर से यानी इस वाले पार्ट से बाहर वाले पार्ट की तरफ फ्लो हो रही है। तो मैं एक यहां पर एलिमेंट लेने वाला हूं, मैं एक यहां पर एक एलिमेंट लेता हूं। एक यहां पर मैंने x रेडियस का सिलेंडर लिया, मैंने यहां पर x रेडियस का सिलेंडर लिया और जिसका थिकनेस dx के बराबर है। एक x रेडियस का सिलेंडर जिसका थिकनेस dx के बराबर है, यहां से इसका रेडियस है x के बराबर और इसका थिकनेस जो है dx के बराबर है। और मैं इस छोटे से एलिमेंटल सिलेंडर के लिए हीट के फ्लो का रेट लिख सकता हूं। हीट के फ्लो का रेट मैं लिखूंगा कि dq/dt जो है, यहां से dq/dt जो है वो कितना होगा, k इनटू एरिया, कितने एरिया से हीट का फ्लो हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं इसका जो पूरा कर्व वाला एरिया है, इसका जो कर्व वाला एरिया है, उस कर्व वाले एरिया से हीट का फ्लो निकल रहा होगा। तो यहां पे एरिया लिख सकता हूं मैं 2πx इंटू एल, जो इसका लेंथ है, एल इसका जो है लेंथ है सिलेंडर का, तो k
इंटू सरफेस एरिया इंटू टेम्परेचर में डिफरेंस, इसके सरफेस की दोनों तरफ जो टेम्परेचर का डिफरेंस है मान लेता हूँ dt के बराबर है, डिवाइडेड बाय L, कितनी लेंथ से होकर हीट को जाना पड़ रहा है dx के बराबर। ये माइनस में आपको ये मिल जाता है। ये जानते हैं 4 ईयर का कंडक्शन लॉ है, सब लोग ये बात जानते हैं। अब यहां आप देखिए ध्यान से कि स्टेडी स्टेट में dq/dt जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। dq/dt जो है वो कांस्टेंट हो जाता है जब स्टेडी स्टेट में आपका सिस्टम आ जाता है। तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है कांस्टेंट हो चुकी है। तो dx और x वाली टर्म्स को उधर ले जाइए तो आपको यहां पे देखिए क्या मिलता है, dx/x और साथ में dq/dt है जो कांस्टेंट एक वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इज इक्वल्स टू माइनस में k इंटू 2π L इंटू dt, ये आपको यहां पे मिल जाएगा। दोनों तरफ जो है आप इंटीग्रेशन लगाइए। T टेम्परेचर जो है T1 से लेकर टेम्परेचर T2 तक यहां पर लिमिट लगेगी, यहां पे लिमिट लगने वाली है R1 से लेकर R2 तक। तो यहां पे आपको मिलता है ln of R2/R1 इंटू dq/dt और यहां पे आपको मिलेगा k इंटू 2π L इंटू T2 माइनस T1 और साथ में यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है। तो यहाँ से भैया dq/dt जो है आपको मिल जाता है dq/dt इज इक्वल्स टू k इंटू 2π L और माइनस अंदर ले लेंगे तो यहाँ पे T1 माइनस T2 बन जाएगा और ये नीचे आएगा तो आपको मिल जाएगा ln of R2/R1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। तो dq/dt आपको इस सिलेंडर की वजह से, इस हॉलो सिलेंडर की वजह से dq/dt जो है आपको मिल जाता है कि हीट कितनी रेट से फ्लो हो रहा है हर एक पार्ट में कितनी रेट से हीट का फ्लो हो रहा है। अब ये सेम फॉर्मूला जो है मैं यहां पर लगाने वाला हूं। देखिए ये जो आपके पास इंसुलेटर की लेयर है, इस इंसुलेटर की लेयर में मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं dq/dt का ये, और जिस रेट से हीट इस वायर से जनरेट हो रही है उतनी ही रेट से हीट इस इंसुलेटर से फ्लो हो रही होगी। तो मैं कह सकता हूं dq/dt जो है बेटा आपका dq/dt फॉर वायर, जो आपके पास मेटल का वायर है उससे जो निकलने वाली हीट का रेट है और जो हीट का रेट है, फ्लो होने का रेट है किससे, इंसुलेटर से, वो दोनों बराबर होंगे इन स्टेडी स्टेट में ये दोनों जो है हीट के फ्लो का रेट बराबर होने वाला है। तो आप इन दोनों वैल्यूज को बराबर कर सकते हैं। ये वैल्यू जो है वायर के लिए dq/dt पावर के बराबर है विच इज 100 वॉट। तो 100 वॉट यहां पे आपको मिलता है और यहां पे आपको मिलेगा dq/dt इज इक्वल्स टू दिस मच। तो यहां पे वैल्यू रखते जाइए k कितना है बेटा 0.16 इंटू 10 टू द पावर -2। ये कैलोरी है तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे आपके पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए नीचे आपको 10 टू द पावर -2 से डिवाइड करना होगा। उसके बाद आते हैं आगे, k मिल चुका है 2π लिखिए यहाँ पे 2π और उसके बाद है L मतलब इसकी लेंथ कितना है आपके पास 2 मीटर है वायर का लेंथ, 2 मीटर और साथ में देखिए यह है T1 माइनस T2 यानी टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए यही आपसे पूछा गया है, टेम्परेचर का डिफरेंस ही आपसे पूछा गया है। डिवाइडेड बाय आप यहां देखिए कितना है ln of R2/R1 यानी कि जो आपके पास इंसुलेटर की लेयर है उसका आउटर रेडियस और इनर रेडियस आपको कैलकुलेट करना है। तो आउटर रेडियस के बारे में कह सकते हैं 0.38 मिलीमीटर इसका आउटर रेडियस है और इसका जो इनर रेडियस है बेटा 0.32 मिलीमीटर के बराबर है। तो आपको यहां से मिल जाता है 0.38 डिवाइडेड बाय 0.32। अब आपको सारी वैल्यू जो है यहां पर पता है, सिर्फ आपको डेल्टा टी नहीं पता है। तो डेल्टा टी इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में दिया है सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है कॉपर का जिसका रेडियस आर है एंड अ हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इनर रेडियस आर एंड आउटर रेडियस आर are heated to the same temperature and allowed to cool in the same environment. Which of them starts cooling faster? कौन सा उनमें से ज्यादा जल्दी ठंडा होने वाला है? तो देखिए हमारे पास एक R रेडियस का सॉलिड कॉपर का स्फीयर है, कॉपर का स्फीयर है जिसका रेडियस है R और ये बेटा सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है यानी कि इसका 4/3 पाई r³ के बराबर वॉल्यूम में कॉपर प्रेजेंट है। हमारे पास एक दूसरा स्फीयर है जिसका आउटर रेडियस है कैपिटल R लेकिन इनर रेडियस स्मॉल r के बराबर ही है, यानी कि कॉपर का एक दूसरा स्फीयर जो हॉलो है,
इसमें एक कैविटी है बिल्कुल बीचों बीच, कैविटी है r रेडियस की। तो पूछा गया है कि यदि इन दोनों को सेम टेम्परेचर तक गर्म कर दिया जाए और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए अंडर आइडेंटिकल एनवायरनमेंट, तो कौन सा इनमें से जल्दी ठंडा होगा, कौन सा इनमें से जल्दी ठंडा होने वाला है, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम स्टॉप वॉच लगाएं और देखें 1 मिनट के बाद, या कोई भी एक सेम टाइम पर हम तो चेक करेंगे, सेम टाइम पर हम चेक करेंगे कुछ समय के बाद कि 1 मिनट, लेट्स से 1 मिनट के बाद इनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और फिर हम देखेंगे कि कौन ठंडा है कौन गर्म है। हो सकता है 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के बाद देखें, हो सकता है कि 2 मिनट के बाद देखें, 1 घंटे के बाद देखें, 4 घंटे के बाद देखें। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो है दोनों के लिए सेम होने वाला है, बिकॉज तभी फेयर होगा दोनों का ठंडा गर्म देखना, कौन जल्दी ठंडा हुआ है, राइट, है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि डेल्टा टी टाइम के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद हमें चेक करना है कि कौन ज्यादा ठंडा हुआ है, कौन किसने टेम्परेचर ज्यादा लूज किया है। तो देखिए बेटा, इनको जब छोड़ दिया जाएगा तो रेडिएशन के थ्रू जो है हीट का लॉस यहां से होने वाला है, हीट यहां से निकलेगी थ्रू द रेडिएशन मैकेनिज्म। तो हमें रेडिएशन वाला फॉर्मूला लगाना है। हम जानते हैं कि dq by dt जो होता है पावर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन पावर जो है वो आती है आपके पास E a सिग्मा t रेज टू द पावर 4 माइनस ts रेज टू द पावर 4। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ये इस रेट से हीट कोई भी सॉलिड लूज करता है अपने अंदर से सराउंडिंग को, नेट हीट इतना वो रिलीज करता है, रेडिएट करता है। और हीट अपने अंदर से रेडिएट करेगा तो उसका टेम्परेचर भी डाउन आएगा। तो मैं इस वैल्यू को बराबर लिख सकता हूं ms dt by dt, ms dt by dt या ms डेल्टा t अपॉन डेल्टा t, इसे मैं लिख सकता हूं, इसे भी आप डेल्टा q by डेल्टा t लिख सकते हैं। बात आई समझ में? तो भैया यहां देखिए ध्यान से, यदि मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को बराबर कर देता हूं तो आपको यहां पे मिलता है दैट डेल्टा t टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर में ड्रॉप डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अच्छा एक चीज और, यहां पे क्योंकि टेम्परेचर गिर रहा है तो एक माइनस का साइन आपको लगाना होगा, तो माइनस का साइन यहां पे मैं लगा रहा हूं, और ये माइनस डेल्टा टी जो है ये क्या बन जाता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर बन जाता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू E a सिग्मा t रेज टू द पावर 4 माइनस ts रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ms, डिवाइडेड बाय ms। अब बेटा देखिए ध्यान से, यदि मैं इन दोनों की बात करूं, किसमें ज्यादा ड्रॉप होने वाला है टेम्परेचर का, तो ये हमें चेक करना है दोनों के लिए। डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, एमिसिविटी जो है दोनों के लिए सेम है, एरिया ऑफ द सरफेस जहां से रेडिएशन होगा यानी कि 4 पाई r स्क्वायर दोनों के लिए सेम है, सिग्मा दोनों के लिए सेम है, बिकॉज सेम एनवायरमेंट में रखा है तो ये t पावर 4 माइनस टी एस पावर 4 ये भी सेम है। कॉपर मटेरियल है तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट भी सेम होने वाली है। तो हमें मिल जाता है कि डेल्टा टी इन दोनों के लिए, डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर में ड्रॉप कम होगा, उसका टेम्परेचर में ड्रॉप कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसके टेम्परेचर में ड्रॉप ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम मटेरियल से यदि बने हैं तो यहाँ पे कैविटी है, इसका मतलब इसके वॉल्यूम जो है इफेक्टिव जिसमें मटेरियल प्रेजेंट है वो कम है, इसका मतलब इसका मास कम है इसके मास से, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर में ड्रॉप ज्यादा शो करेगा और ये टेम्परेचर में ड्रॉप कम शो करने वाला है, कम शो करने वाला है। तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है कि भाई ये जो है हल्का स्फीयर है एज कंपेयर टू दिस, इसका मतलब यहां पर जो टेम्परेचर में ड्रॉप है वो ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब हॉलो जो स्फीयर है वो जल्दी ठंडा होगा, हॉलो स्फीयर जल्दी ठंडा होगा। तो हमारा आंसर भी हो जाता है आंसर नंबर ए। बात आई समझ में? और ये आप देख सकते हैं कि एक कॉमन सेंस भी लग रहा है यहां, तो क्योंकि ऐसी चीजें जो हैं हम अपने आसपास देखते हुए आए हैं कि देखिए आपके पास एक गरम गरम स्फीयर है, गरम गरम स्फीयर है, और गरम गरम स्फीयर भी देखिए, आप सोचिए कि मैं पकोड़े की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पकोड़े की बात कर रहा हूं, पकोड़े की, पकोड़ा सबने खाया होगा, है ना। अब मान लीजिए पकोड़ा जो है आलू से बनाया हुआ है, क्या है, आलू का पकोड़ा है, आलू का पकोड़ा है, यानी कि उसमें खचाखच जो है आलू ढंग से भरा हुआ है, गरम गरम आलू, और उसके ऊपर एक बेसन की लेयर है, आलू जो है खचाखच भरा हुआ है। और मान लीजिए मैं दूसरा पकौड़ा बनाता हूं एक ऐसे मटेरियल का जो अंदर से खोखला है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे बना सकते हैं क्या, एक पकौड़ा बना सकते हैं, लेट्स से किस चीज का पकौड़ा बनाएं बताओ,
किस चीज़ का पकौड़ा बनाएं? एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक पकौड़े के अंदर हवा भर दें। पकौड़ा, हवा पकौड़ा कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए हवा पकौड़ा, ठीक है, हवा पकौड़ा, हवा पकौड़ा। यानी कि हमने पकौड़ा तो बनाया अंदर, लेकिन जो है हवा से उसको फुला दिया है और उसको फ्राई कर दिया है सेम टेम्परेचर पर। एक हवा पकौड़ा है। तो सब जानते हैं कि आलू का जो पकौड़ा है वो अंदर तक गर्म होने वाला है और वो ठंडा भी आराम से होगा। और ये जो है हवा जो इसके अंदर भरी हुई है, ये वाला जो पकौड़ा है ये जल्दी ही ठंडा हो जाने वाला है। ये सिंपल इंट्यूशन की बात कर रहा हूं, है ना। लॉजिक तो मैंने आपको समझा ही दिया। यहाँ पे आप इंट्यूशन से देख सकते हैं कि यार हाँ समझ में आ रहा है कि अंदर खोखला है तो भाई जल्दी ठंडा हो जाएगा ना, उसके अंदर दम ही नहीं है, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब वो जल्दी ठंडा होगा। तो एक इंट्यूशन वाली बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। लॉजिक तो मैंने आपको समझा ही दिया कि डेल्टा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हम मास से बता सकते हैं जिसका मास कम और उसके लिए जो है टेम्परेचर में ड्रॉप ज्यादा आएगा। तो ये याद रखना है रिजल्ट, लेकिन ये रिजल्ट तभी वैलिड है जब इसका आउटर सरफेस का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, जो रेडिएशन वाला एरिया है वो सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, इसलिए हम ये रिलेशन को ला पा रहे हैं।